Hello everyone, I am Poonam and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials, and today I am going to break down a very important landmark judgment of 2025 for you. अगर आप CLAT PG की तैयारी कर रहे हैं then don't miss this judgment. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस जजमेंट को समझेंगे, बहुत कम टाइम पे सीधा मेरिट्स पे बात करेंगे, क्या फैक्ट्स हैं, क्या लेट डाउन किया, क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ वे कि आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े और आपको सब याद हो जाए. लेट्स जस्ट डाइव इनटू कि कौन सा जजमेंट है. गायत्री बाला स्वामी वर्सेस आईएसजी नोवा सॉफ्ट. यस, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, अप्रैल में ही आया है, इसलिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि क्लैट पीजी में पूछा जाए, एंड दैट टू बी रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन. यहाँ पे हाईकोर्ट की आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर को डिस्कस किया गया, एंड हम भी यही डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया. नाउ यहाँ पे यस, व्हाई दिस केस मैटर्स, क्योंकि यहाँ पे पावर मॉडिफिकेशन पावर को डिस्कस किया, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहाँ पे मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है क्योंकि पूरा जजमेंट उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या इशू रेज किए गए. बिफोर दैट, इफ यू आर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट पीजी, तो अगर आप बहुत कंफ्यूज हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए जजमेंट्स को कैसे पढ़े, राइट द नेम ऑफ द जजमेंट, कोरम लिखो, क्या लेट डाउन किया गया, क्या किसने लोअर डिसेंडिंग ओपिनियन दिया, एंड व्हाट वाज द रेशियो इन द जजमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन बेट यू कि अगर आपने ये मेथड फॉलो किया देन यू डेफिनेटली हैव अ गुड रिवीजन एंड रिटेंशन वे फॉर योर क्लैट पीजी. अब आपने कभी आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के बारे में सुना है? क्योंकि हम हमेशा एक कोर्ट प्रोसीजर के लिए जाते हैं, लॉन्ग लिटिगेशन जिसमें हमारा पैसा और टाइम जाता है, बट देयर इज अ वे वी कैन resolve the dispute outside the courtroom. Yes, we are talking about the ADR. ADR is the alternative dispute resolution. एक मेथड होता है जिसमें पार्टीज लेंदी प्रोसीजर को फॉलो करने की बजाय आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट करती है, एंड मोस्टली इट्स ऑप्टेड बाय द बिजनेस एंड कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड, क्योंकि इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लॉन्ग लिटिगेशन और पैसा लगाएं. दे सिट एंड दे डिसाइड एट अ वेरी क्विकर मेथड, जहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ वेज. वी विल डिस्कस कि कौन कौन से तरीके होते हैं एडीआर के. दैट इज मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, कोर्ट सेटल, जुडिशियल सेटलमेंट्स होते हैं, लोक अदालत होती है, आर्बिट्रेशन होता है जिसके अराउंड आज का पूरा जजमेंट है. एंड हियर दीज आर द वेज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ये सारे तरीके हैं जिससे आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होता है, एंड द आर्बिट्रेशन इज द की पॉइंट फॉर टुडेज जजमेंट. नाउ उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन का फ्रेमवर्क क्या होता है. नाउ आर्बिट्रेशन में जब दो पार्टीज आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट का डिसाइड करती है, दे कीप द settlement and the procedure private. They go and select one third party, that is arbitrator. आर्बिट्रेटर का जो भी जजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड, एंड दैट इज लीगली एनफोर्सिएबल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ ऑफ द पार्टीज. दोनों को मानना पड़ता है और लीगली एनफोर्सिएबल भी होता है. इसके अंदर इसका पर्पस ये होता है कि इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो कोर्ट की लॉन्ग प्रोसीजर लिटिगेशन के जाने के बजाय दे कैन सेव देयर टाइम, कॉस्ट एंड अ क्विकर मेथड to resolve a dispute. That is the main motive behind it. And arbitral award एक किसी भी judgment या एक डिक्री की तरह ही होता है, but given by the arbitrator. Now we will understand कि arbitral award को कब कब challenge किया जा सकता है. Arbitral awards can be challenged in court, but in some limited grounds. जो limited grounds आपके arbitration act में दिए गए हैं, उनके ही बिहाफ पे, उन्हीं के आधार पे आप arbitration award को कोर्ट में challenge कर सकते हैं. So क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड में मॉडिफाई, किसी चीज को मॉडिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती है? दैट इज द होल कंट्रोवर्सी. क्या क्या लीगल प्रोविजन है जो आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए बिफोर यू अंडरस्टैंड दी जजमेंट? नंबर वन, सेक्शन 33. सेक्शन 33 में यू गेट द ट्राइब्यूनल्स के पास ये पावर होता है कि कोई ऑब्वियस एरर मतलब कोई टाइपोग्राफिकल एरर है, कोई क्लैरिकल छोटा मोटा कोई क्लैरिकल एरर है, तो ट्राइब्यूनल खुद उसको करेक्ट कर सकती है इन 30 डेज ओनली. उनका एक लिमिटेड पीरियड होता है कि दे हैव गिवन ओनली 30 डेज कि अगर कोई भी छोटा मोटा अगर चेंज है तो ट्राइब्यूनल कैन चेंज इट इन द लिमिटेड टाइम ऑफ 30 डेज. नाउ कमिंग टू द सेक्शन 34, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन जस्ट आप इसको याद कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 34 इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू सेट असाइड अ आर्बिट्रल अवार्ड, जिसके अराउंड आज की कंट्रोवर्सी होने वाली है.
थर्ड वन इज द सेक्शन 37 अपील. अगर कोई भी इस सेक्शन 34 के अंडर किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया है, देन वन कैन फाइल एंड वन कैन अपील इन कोर्ट रिगार्डिंग दिस डिसीजन ऑफ सेटिंग असाइड. सो ये 3 प्रोविजंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड दिस कम्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम समझ लेते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है, जजमेंट में क्या कंट्रोवर्सी है, क्या हुआ था. लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड आई ब्रॉट दिस रॉ पेज फॉर यू, ताकि हम शुरू से एक स्टोरी की तरह समझेंगे कि इसमें क्या हुआ था. नाउ इन द 2006 गायत्री बालास्वामी जो पिटिशनर है, गायत्री बालास्वामी वाइस प्रेसिडेंट होती है इन द कंपनी ISG Novasoft, जिसमें she go through some sexual harassment by the CEO of the company and hence she resigned from that company. बट रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने की जगह पे दे डिनाइड द रेजिग्नेशन एंड दे नाउ टर्मिनेट द पिटिशनर. गायत्री बालास्वामी को टर्मिनेट कर देते हैं जॉब से, जिससे अग्रीव होके गायत्री बालास्वामी गो फॉर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग. इस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में वो ट्राइब्यूनल से अपनी सारी चीजें, अपने सारे पॉइंट्स रखती है अबाउट द सेक्सुअल हरासमेंट, एंड हियर द ट्राइब्यूनल गिव्स आर्बिट्रल अवार्ड ऑफ 2 करोड़ रुपीज. एंड हियर स्टिल गायत्री बालास्वामी सेज कि ये 2 करोड़ का जो आर्बिट्रल अवार्ड है ये सही है, बट स्टिल ट्राइब्यूनल हैव इग्नोर्ड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. नाउ हियर ऑन दैट बेसिस वो आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करती है मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के आगे इन 2014, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में जज कहते हैं दैट 2 करोड़ का जो आर्बिट्रल अवार्ड है दैट इज करेक्ट, बट कंसिडरिंग every single factor which गायत्री बालास्वामी states 1.6 करोड़ का और compensation grant करती है to गायत्री बालास्वामी. The judge awards the compensation to गायत्री बालास्वामी 1.6 करोड़, जिसके अगेंस्ट एक अपील फाइल होती है 2019 में इन द सेम कोर्ट बट नाउ इन द डिविजनल बेंच. डिवीजन बेंच के आगे ये अपील फाइल होती है, जिसमें डिविजनल बेंच ये कहते हैं कि 1.6 CR का जो कॉम्पनसेशन है ये बहुत ज्यादा है. दे रिड्यूस दैट अमाउंट टू 50K, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम हो जाता है, जिससे गायत्री बालास्वामी अग्रीव होके देन नाउ शी इन 2021 गोज टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके वो SLP फाइल करती है, दैट इज स्पेशल लीव पिटिशन. स्पेशल लीव पिटिशन तब फाइल होती है जब आप कोई भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से अग्रीव्ड होते हो एंड यू वांट टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट. दैट इज व्हाट SLP इज. SLP फाइल करते हुए वो अवार्ड मॉडिफिकेशन की मांग करती है. एंड हियर द फेल्कम ऑफ द कंट्रोवर्सी रेस्ट विद द क्वेश्चन कि ठीक है अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, जहाँ पे वो ये पूछते हैं कि क्या कोर्ट के पास ये पावर है दैट दे कैन मॉडिफाई द आर्बिट्रल अवार्ड अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट और नॉट. आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पहले पावर होती है टू सेट असाइड और टू द कैंसिल द आर्बिट्रल अवार्ड. Now we will understand what was the core issue. Now here Supreme Court के आगे जब ये जाता है then it now the issue remains. जब ये SLP फाइल होती है तो पहले ये 3 जज बेंच के आगे रेफर होती है, बट क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो ये now it comes under the 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जहाँ पे ये इशू रेज होता है. The key question before the court is that is under section 34 or 37 of the Arbitration and Conciliation 1996 Act, क्या कोर्ट के पास किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर है या नहीं है. Here the judges have the opinion, and before the opinion we will understand कि वो 5 जज बेंच किसकी थी, which is very important. आप इसको स्टार मार्क कर लो. This is the one of the most important question could be asked in your अगर आप इन योर एग्जामिनेशन. अगर आपको बेंच भी याद है तो आपको जजमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है. सो हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस क्या रेशियो था. हियर कोर्ट हैव गिवन the 4:1 ratio with the majority and held that ki yes the court have the power to modify the arbitral award, but the limited power they have in the given circumstances only, and we will discuss the 4 given circumstances ahead. But keep that in mind कि ये बहुत important है कि आपको बेंच पता है, क्या रेशियो रहा है, क्या डिसेंडिंग ओपिनियन रहा है. हियर इन दिस केस जस्टिस विश्वनाथन wrote a dissenting opinion saying that
court should not have the power to modify arbitral award. Here we will discuss, इसके आगे डिस्कस करते हैं कि कोर्ट के और क्या क्या ओपिनियन थे कि किस किस सिचुएशन में कोर्ट के पास पावर है दैट दे कैन मॉडिफाई एन आर्बिट्रल अवार्ड. हियर नंबर 1 कम्स, यहाँ पे पहले नंबर पे आता है कि कोर्ट के पास काफी लिमिटेड पावर है वेयर दे कैन एक्सरसाइज दिस, कि कहीं पे भी किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड में कोई भी पार्ट अगर इनवैलिड है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको हटा सकती है और वैलिड पॉइंट को प्रिजर्व कर सकती है. सेकेंडली इट कम्स कि अगर कोई भी क्लैरिकल या टाइपोग्राफिकल या कोई भी छोटा मोटा अगर एरर है तो कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसे एडिट कर सकती है, क्योंकि अगर वो एडिट नहीं करती है तो वो कैंसिल होता था. बिफोर दिस जजमेंट वो कैंसिल होता था. अगर कैंसिल होता है तो किसी भी पार्टी को पूरे आर्बिट्रेशन मेथड के लिए वापस जाना पड़ता है, विच रियली डिलेज दी डिस्प्यूट, और उसको पूरे प्रोसीजर को वापस फॉलो करना पड़ता है जिससे काफी टाइम वेस्ट होता है. सो हियर वो कोर्ट ये कहता है कि हियर दे कैन करेक्ट दी टाइपोग्राफिकल एरर एंड स्मॉल एरर्स, जिससे दोनों का टाइम बचेगा. एंड द थर्ड कम्स कि अगर कोई भी पोस्ट अवार्ड इंटरेस्ट है उसको मॉडिफाई कर सकती है. अगर कोई कैलकुलेशन में कोई भी इंटरेस्ट में कोई भी छोटा मोटा एरर है उसको मॉडिफाई कर सकती है. एंड द फोर्थ कम्स आर्टिकल 142, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है इन द एक्सेप्शनल केसेस जहां पे वो मॉडिफिकेशन कर सकती है. नाउ these are the 4 situations where they have given the limited power to the court to modify an arbitral award. Here the controversy now comes with the decision of 4:1 and held by the court that possesses limited power under the section 34 and 37 of 1996 Act to modify an arbitral award. तो पहली चीज इसमें ये होती है कि 4:1 का रेशियो था जिसमें डिसेंडिंग ओपिनियन जस्टिस विश्वनाथन ने दिया था एंड कहा था कि अगर कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए हाई कोर्ट को, दे शुड नॉट इंटरफेयर. अभी जस्टिस विश्वनाथन का एक डिसेंडिंग ओपिनियन था जिसमें जस्टिस विश्वनाथन हैज सेड कि कोर्ट के पास मॉडिफिकेशन पावर नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन एक्ट को ओवरराइड करता है एंड दे शुड नॉट इंटरफेयर ऑन द मेरिट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट्स. द पार्टीज हैव देमसेल्व्स हैव चूजन दी आर्बिट्रेशन प्रोसीजर और ये जजमेंट इसको आर्बिट्रेशन के मेन पर्पस को डिफीट करता है. सो हियर इट वाज द केस एंड हियर द मेजॉरिटी आल्सो efferred the court's power to modify post award interest were justified. Justice Khanna ने इस judgment को author किया था. He has pronounced this and here we come to an end. All the best to all of you. I hope आपको ये judgment समझ आया होगा. Try to understand the facts and the issues facts and the issues of the judgment, जिससे आपको clarity होगी, आपको revision करने में आसानी होगी. If you want to know more such judgment, if you want me to bring more such judgment with the clarity, do let me know in the chat box and I will be coming with the next very soon. Thank you so much.